मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं कस्टम्स के एक और वीडियो में। ये कस्टम का सेकंड लास्ट वीडियो है, मतलब इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जहाँ पे कस्टम ड्यूटी के ऊपर हम पर्टिकुलरली टू बी स्पेसिफिक अगर आपको जानना है तो हम लोग बात करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक की। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जो वीडियोज हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मान लेते हैं एक ट्री है तो तो ट्री पर कुछ फ्रूट्स यहाँ है और कोई एक आधा फ्रूट यहाँ पर खड़ा है, राइट। तो एनी वन फ्रूट इज मान लेते हैं हियर। तो ये हमारे मार्क से मान के चलते हैं। तो ये वाले जो इजी या लो हैंगिंग मार्क्स है वो हमें इजीली मिल जाते हैं, राइट। जो हमने डील किया था बेसिक्स में, राइट, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में, वैल्यूएशंस में एंड सम अदर प्रोविजंस में। अभी के जो दो वीडियोस है वो ये वाले टॉप वाले मार्क्स वाले या ऐसे जगह पर है जिसको कैच करना वैसे तो इजी है, बट कैच करने में जो मेहनत है या जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो कुछ अलग है। यानी अभी जो हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर आने वाला है इस वीडियो में एंड ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वाले पार्ट पर क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी है हर 2 एग्जाम में एक क्वेश्चन या हर 3 एग्जाम में एक क्वेश्चन, एंड दैट इज टू फॉर 4 मार्क्स मैक्सिमम। एक आधे बार अगर किस्मत ज्यादा ही प्लस माइनस है तो बढ़ता है वेटेज, बट फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी कम है। 2 एग्जाम में एक बार या 3 एग्जाम में एक बार 4 मार्क्स के लिए। तो हमारे लिए ये जो पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ज्यादा फिट बैठता नहीं है, वन थिंग। इसके अलावा कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जिनको आप या इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग योर कॉमन सेंस। आप अपना कॉमन सेंस यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन इंपोर्ट प्रोसीजर या एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि इंपोर्ट कैसे होगा। वहां से प्रोडक्ट निकलेगा, फिर वहां पे वेरिफिकेशन होगा, फिर बाय सी और बाय वाटर इंडिया में आएगा, फिर इंडिया में उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका ड्यूटी कैलकुलेशन होगा, ड्यूटी पेमेंट होगा और बात खत्म। लॉजिकल फ्लो। सेम इज विद द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब इसका आंसर हर एक पर्सन थोड़े एक दो स्टेप्स प्लस माइनस लिख सकता है, बट हम लिख तो डेफिनेटली सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है कि अभी वाले जो वीडियोस हम पढ़ने वाले हैं ये उस एक ट्री पे के इस वाले जगह के फ्रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे ये फ्रूट्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट दिस फ्रूट्स डेफिनेटली, मतलब मुझे ये वाले मार्क्स भी चाहिए, बट ये लेने से पहले मैं ये जो लो हैंगिंग वाले जो मार्क्स है वो मैं पहले सिक्योर कर लूँ, राइट। इफ आई एम डन विद दिस देन आई विल गो विद फॉर दिस। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को क्लब कर हम लोग पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास में 8 सब्जेक्ट्स है, जो एक ग्रुप दे उनके पास में थोड़े कम सब्जेक्ट्स है, बट ये सिर्फ कस्टम्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में भी इसमें और जीएसटी अलग आएगा। सो पहले आपका जो एफर्ट अगर आप मान लेते हैं पूरा करने में 20 आवर्स का एफर्ट लगा रहे हो, तो आउट ऑफ 20 मोर देन 16 प्लस आवर्स लगने चाहिए इस वाले पार्ट पे, और यहाँ पर लेस देन 4 या उससे भी कम या 4 घंटे लगे तो भी बहुत है। मैं एक एवरेज एनालिसिस कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसके वेटेज मार्क्स का भी ज्यादा है और पूछने की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। मतलब हर एग्जाम में आपको टाइप ऑफ ड्यूटी पे क्वेश्चन मिलेगा, हर एग्जाम में आपको वैल्यूएशन पे क्वेश्चन मिलेगा, एवरी एग्जाम यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट, इसलिए हमने उसके प्रैक्टिकल्स भी ज्यादा किए। चलिए, ये थोड़ा सा आपको एक रफ बैकग्राउंड या आइडिया देने के बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। यानी आज का जो हमारा मेन थीम या मेन हमारा जो आज का फोकस है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। वी नीड टू स्टडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आज का मेरा मेन थीम वो है मेरे लिए, दैट आई नीड टू स्टडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट प्रोसीजर? अगेन यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस। तो इंपोर्ट प्रोसीजर कैसे हो सकती है? मैं जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ
या उसके बाद जो पढ़ा रहा हूँ, या आप जो प्रोसीजर मॉड्यूल में पढ़ोगे या कहीं और पढ़ोगे, उसमें डिफरेंस हो सकता है, देयर विल बी डिफरेंस, क्योंकि ये कहीं पे लॉ में दी नहीं गई है कि यही प्रोसीजर होनी चाहिए। ये हम जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको बेस करके इसका आंसर बनाते हैं। लेकिन एक बात तो श्योर रखना दिमाग में, अगर इनपुट प्रोसीजर के ऊपर 6 मार्क का सवाल आया तो आपको 4 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन रखने का सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन जनरल है, स्पेसिफिक नहीं। तो 4 मार्क या 4+ में मतलब समझने का कि हमारे आंसर में एक क्वालिटी थी, हमारा जो आंसर था वो क्वालिटी वाला था। 6 में से 6 मिले तो नथिंग लाइक एनीथिंग, बट 6 में से 6 मिलने के चांसेस कम है, बिकॉज ये थियरी है और एक अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जनरलाइज क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो इनपुट प्रोसीजर क्या होगी, पहले हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोच लेते हैं कि सर व्हाट शुड बी द इनपुट प्रोसीजर, इनपुट प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगा के सोच लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट थिंग विल हैपन कि वो जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर, ठीक है, उसके प्लेस पर वेरिफिकेशन होगा, या पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर। फिर वहां से जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, तो आप बाय सी और बाय एयर आओगे। फिर ये आते समय हमने पढ़ा था कि आप बिल ऑफ एंट्री या एयरवे बिल प्रेजेंट करोगे, इंडिया में आने के लिए बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करो। आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया, वो होने के बाद आपका एंट्री इनवर्ड हुआ। फिर एंट्री इनवर्ड होने के बाद आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ से दो पार्ट खुल जाएंगे, एक तो आप डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो, तो ड्यूटी असेसमेंट, ड्यूटी पेमेंट, स्टोरी क्लोज, या फिर हो सकता है यहाँ से आप वेयर हाउस में जा रहे हो, तो वेयर हाउस के बाद में ड्यूटी असेसमेंट, ड्यूटी पेमेंट, स्टोरी क्लोज। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ोगे, राइट। सो इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या होनी चाहिए हमारी, फाइल बिल ऑफ एंट्री, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, ठीक है, क्लियर। डिटरमाइन रेट ऑफ ड्यूटी फॉर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, अगर आप वेयर हाउस में गए हो तो, है ना। फाइल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट विद कस्टम्स डिपार्टमेंट, सबमिट इंपोर्ट रिपोर्ट एंड रिसीव परमिशन टू इंपोर्ट द गुड्स, राइट। और अगर आप वेयर हाउस में नहीं गए तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ। तो इंपोर्ट प्रोसीजर अगर मुझे जानना है इजी लैंग्वेज में, तो सर वहां से एक्सपोर्टर के प्लेस से गुड्स एक्सपोर्ट हो गए, पहला पार्टी हो गया। देन मैं बिल ऑफ एंट्री सबमिट करूंगा, ठीक है, या फिर उसके बाद में मेरा एंट्री इनवर्ड भी हो जाएगा। हालांकि बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड के पहले या बाद में आप दोनों जगह पर सबमिट कर सकते हो। तो फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर मैं बिल ऑफ एंट्री को पहले ले रहा हूँ। तो बिल ऑफ एंट्री दिया, फिर वो वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया में आया, तो आपका एंट्री इनवर्ड हुआ। फिर एंट्री इनवर्ड होने के बाद ये जो वेसल और एयरक्राफ्ट में जो भी गुड्स है, एनीथिंग है, उसका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपके दो पार्ट्स निकल जाएंगे। अगर आप वेयर हाउस में गए तो वेयर हाउस में गुड स्टोर करेंगे, फिर वेयर हाउस से आप क्या करोगे, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करोगे, बराबर है। और इस समय आप ड्यूटी पे करोगे, यहाँ पर आप क्या पे करोगे, ड्यूटी पे करोगे, स्टोरी क्लोज। या यहाँ से अगर आप डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लेके जा रहे हो तो आप यहीं पर ड्यूटी पे करोगे, स्टोरी क्लोज, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंपोर्ट प्रोसीजर। सिमिलरली एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी आएगी, अगेन यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। चलिए, अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। ना ये जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मेरे लिए अच्छा है। 2 में से 2, 4 में से 4, 6 में से 6 मिल जाएंगे मुझे अगर प्रैक्टिकल आएगा तो, बट फ्रीक्वेंसी इज लेस, जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पूछने की वो कम है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, एंड देन वी विल हैव फ्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन इंटरेस्ट। क्या कहा है देखिए, इंपोर्टर शैल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द सेम डे in the case of self-assessed bill of entry and in the case of reassessment or provisional assessment within 1 day after the return of bill of entry। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं वन बाय वन करके सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप सुन लो पहले एक बार,
एंड इन मेरा एक्सप्लेनेशन ले लो. If the importer fails to pay the import duty under this section on the same day in the case of self-assessed bill of entry, and in the case of reassessment or provisional assessment within 1 day after the return of bill of entry from the date on which the bill of entry is returned to him for payment of duty, he shall pay interest at the rate of 15% per annum on such duty till the date of payment of the said duty. In the case of deferred payment under this so and so subsection from such due date as may be specified by rules made in this behalf, he shall pay interest at the rate of 15% per annum on the duty not paid or short paid till the date of its payment. आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए सारे पार्ट्स को. मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में कस्टम की जो हमने नोट्स दिए या हैंडआउट्स दिए वो है, और जब मैं जो जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आप उस समय उस हैंडआउट में उसको भी देख रहे हो, और वेर एवर रिक्वायर्ड आप लोग क्या कर रहे हो, नोटबुक में या नोट्स में नोटिंग भी कर रहे हो. अब सबसे पहली बात तो एक चीज़ तो मुझे याद रखनी है कि सर कस्टम्स में जो मेरा इंटरेस्ट का रेट है वो है 15% पर एनम, और मैं एक साल में जनरली दिन मानूंगा 265 डेज. लीप ईयर है तो ज़्यादा हो जाएंगे बट जनरली आई विल एज्यूम 265 डेज. तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू के लिए मेरे को क्लियर होना चाहिए कि इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है 15%. जो कस्टम ड्यूटी हमने डिटरमाइन किया है उसको पे अगर मैंने समय पर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसको मैंने लेट पेमेंट किया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. ठीक है, 15% पर एनम से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब इसमें ड्यूटी असेसमेंट के दो पार्ट या दो तरीके हो सकते हैं. एक हो सकता है ड्यूटी असेसमेंट का तरीका जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर दिया है. सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या, इंपोर्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ और इन बिटवीन है तो इन बिटवीन सेल्फ डिटरमाइन कस्टम्स ड्यूटी. मतलब मान लेते हैं मिस्टर ए ने इंपोर्ट किया तो एक खुद उसका वैल्यूएशन करेगा, एक खुद उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करेगा, जो भी ड्यूटी एप्लीकेबल है, बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलिए या आईजीएसटी बोलिए या सोशल वेलफेयर सरचार्ज बोलिए या एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलिए और वॉट एवर काइंड ऑफ ड्यूटी उसे. ठीक है, तो मिस्टर ए ने अगर इंपोर्ट किया तो एक खुद उसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करेगा एंड द जैसे ही उसने ड्यूटी कैलकुलेट किया he has to make the payment on the same day. मतलब अगर उसने 10th मई को सेल्फ असेसमेंट किया तो he has to pay duty on 10th मई itself. क्लियर? मतलब सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा कि इंपोर्टर खुद होके अपना ड्यूटी का कैलकुलेशन करेगा और इंपोर्टर खुद होके ये ड्यूटी गवर्नमेंट को भरेगा. तो जिस दिन को आप ये ड्यूटी कैलकुलेट करोगे सेम डे को भरना है आपको. अगर आपने सेम डे में नहीं भरा तो आपको नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट पड़ जाएगा. और इन केस बिल ऑफ एंट्री एंड इन द केस ऑफ रीअसेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 1 डे आफ्टर द रिटर्न ऑफ बिल ऑफ एंट्री. मतलब कई अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जहां पर इंपोर्टर ड्यूटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है या इंपोर्टर ने ड्यूटी कैलकुलेट नहीं किया तो डिपार्टमेंट के पास में गया हो ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, ड्यूटी कैलकुलेट करेगा और ड्यूटी कैलकुलेट करके ये जो ड्यूटी का असेसमेंट किया है उसने वो इंपोर्टर को वापस देगा. तो ये वापस देने के बाद मान लेते ये वापस दिया उसको 1 जून को, इसके बाद में विद इन 1 डे मतलब 2 जून तक के इसको अपना ड्यूटी का पेमेंट कर देने का. अगर 2 जून तक के अपना ड्यूटी का पेमेंट नहीं करेगा तो इसको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा 15% पर एनम से. यानी कि सेल्फ असेसमेंट में जिस दिन आप ड्यूटी कैलकुलेट करोगे एट ऑन द सेम डे यू नीड टू पे द कस्टम्स ड्यूटी, अदरवाइज नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट पड़ेगा. और जहां पर आपने असेसमेंट किया और डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट किया या फिर आप असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपने डिपार्टमेंट के पास में अप्लाई किया और डिपार्टमेंट ने आपको कैलकुलेशंस कर दिए, इन दिस सिचुएशन जिस दिन को आपको बिल ऑफ एंट्री मिलेगा
उसके नेक्स्ट डे को आपको ड्यूटी भर देने का है, अदरवाइज उसमें इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। यू विल बी हेल्ड लायबल टू पे इंटरेस्ट कितने परसेंट से? एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, 15% पर एनम से आपको क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्लियर है। एक बार इसी चीज को हम फिर से देख लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस थिंग वंस अगेन। Importer shall have to make payment of the duty on the same day in the case of self-assessment and in the case of reassessment or provisional assessment within 1 day after the return of bill of entry। और अगर इंपोर्टर फेल करता है तो 15% पर एनम का क्या पड़ेगा? उसको इंटरेस्ट पड़ेगा। चलिए, अब ये है हमारा पहला सवाल। ठीक है, क्या कहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, X Private Limited imported goods in the month of April 2018 and submitted bill of entry on 9th April 2018 for some clearances। ठीक है, तो अप्रैल में बुलाया और 9 अप्रैल को बिल ऑफ एंट्री सबमिट कर दिया। आफ्टर वेरिफिकेशन बिल ऑफ एंट्री हैज बीन रिटन बाय द डिपार्टमेंट ऑन 10th April 2018 फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑफ ₹1,03,000। However, duty has been paid on 30th April 2018, 30 अप्रैल को पे कर दिया। And there are 5 holidays from 11th April 2018 to 30th April 2018। Find out the interest under customs। अब यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आया है कि देयर आर 5 हॉलीडेज। तो हमारे पीरियड में 5 हॉलीडेज है। ठीक है, ये एक तिकड़म दे दिया इस क्वेश्चन में। मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इन ड्यूरिंग विच ईयर और विच अटेम्प्ट इट वाज आस्क्ड, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 5 हॉलीडेज है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और समझिए हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। 9 अप्रैल को आपने बिल ऑफ एंट्री सबमिट कर दिया। 10 अप्रैल को आपको वो डिपार्टमेंट ने वापस कर दिया, लेकिन आपने पेमेंट कब किया? 30 अप्रैल को किया। पेमेंट इज मेड ऑन 30th अप्रैल। और इस बीच में 5 हॉलीडेज है। ध्यान रखना, नो इंटरेस्ट will be charged for holidays। ठीक है, तो ये जो हॉलीडे का पीरियड आया 5 दिन का, इन 5 दिनों के लिए कोई भी इंटरेस्ट चार्ज होने वाला नहीं, ये याद रखना। क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर हॉलीडे है मैं ड्यूटी पेमेंट कैसे करूं? अब तो इजी हो गया, 1,03,000 पे करना था, पे नहीं किया, 15% का इंटरेस्ट है। डिले भी आपको पता है 30 अप्रैल और 10 अप्रैल का पीरियड आपके पास में अवेलेबल है। अब देखिए कैसे होगा। नंबर ऑफ डेज डिले फ्रॉम 10th अप्रैल। 10th अप्रैल से आपका डिले कितना है देखिए, कितना हो रहा डिले देखिए, 30 माइनस 9, 21 डेज हो रहा है। बराबर है, 9 अप्रैल को पेमेंट करना था ना अपने को। अप्रैल महीना 30 दिन का है। तो मैं क्या कहूंगा, जो मुझे ड्यूटी पे करना था, ड्यूटी डिलेड कितने डेज? 21 डेज। 21 दिन का डिले किया है, लेकिन उसमें क्या 5 दिन तो मेरा हॉलीडे है। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन हॉलीडेज माइनस हॉलीडेज, है ना। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 5 दिन का तो हॉलीडे है। तो हॉलीडे कितने दिन का है? 5 दिन का है। 5 डेज का हॉलीडे लेस करो तो कितने डिले बचा आपका देखिए, 21 माइनस 5, 16 दिन, 16 डेज बचे हमारे पास। बराबर है, इसीलिए मेरा जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट कैसे आएगा, 1,03,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 16 डेज। बराबर है, आया ना। तो ये सब करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, 1,03,000
1,03,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये आ रहा है 677.26। तो राउंड ऑफ करके कितना आ रहा है? ₹677। पक गए आपके 4 मार्क्स। क्या डिफिकल्टी है इसमें? कुछ भी नहीं। ध्यान यही रखना है कि हॉलीडे हॉलीडे के चक्कर में अपने को छोड़ने का है पीरियड। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं अगर एक बार फिर से देखूं तो सबसे पहले याद रखना है मुझे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में एक टिकड़म हुई है। टिकड़म क्या हुई है सर? बहुत बड़ी टिकड़म हुई है। देयर आर 5 हॉलीडेज फ्रॉम 11th अप्रैल 2018 टू 30th अप्रैल 2018। 5 दिन का हॉलीडे है, ठीक है। तो मैं एक नोट लिख लूँगा। क्या आपको भी पता होना चाहिए कि क्या है नोट? कि नो इंटरेस्ट will be charged for holidays, ठीक है। सो हॉलीडेज पीरियड के लिए कोई भी इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा, ठीक है। अब डिले कितना है देखिए, 10 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में मेरा डिले है टोटल 21 डेज का। माइनस कर देता हूँ मैं 5 दिन के हॉलीडे। 5 दिन के हॉलीडे मैंने माइनस किए तो मेरा नेट डिले कितना हुआ? 16 डेज का। तो इंटरेस्ट कैसा आएगा? 1,03,000 मुझे टोटल ड्यूटी पेएबल था। इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट से है सर? 15% से है। ये पर एनम है तो साल में कितने दिन है सर? 365 डेज है। मल्टीप्लाई बाय डेली कितने दिन क्या है सर? 16 डेज क्या है। तो राउंड ऑफ करके मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 677 इन रुपीज, जो कि यहाँ पर भी हमने अलग से प्रेजेंटेशन दिया है। इंटरेस्ट कितना आएगा? 677 आएगा। डिले कितना है? 21 डेज का है टोटल, लेकिन 5 दिन का हॉलीडे उसको निकाल दिया तो 16 दिन का बचा। तो इंटरेस्ट कितने दिन के लाएगा? सिर्फ 16 दिन के लाएगा, जो कितना रहा है? 677। आई होप क्लियर है आप लोगों को। और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन कुछ छोटा नहीं है, इजी मार्क से 4 मार्क। ध्यान ये रखना है, हॉलीडे वाला पॉइंट इसमें याद रखना है, और 15% का इंटरेस्ट है। ये पॉइंट तो आपको वैसे भी याद हो ही जाना चाहिए अभी। क्लियर है आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? A bill of entry was presented on 4th August 2017। 4 अगस्त 2017 को हमने प्रेजेंट कर दिया था। The vessel carrying goods arrived on 11th August 2017। Okay. Entry inward was granted on 13th August 2017। Okay. And a bill of entry was assessed on that date and was also returned to the importer for the payment of duty। यानी 13 अगस्त को असेसमेंट हो चुका था और इंपोर्टर को वापस कर दिया था फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। The duty amounting to ₹5 lakh was paid on 22nd August। 13 अगस्त को मैंने आपको दे दिया था और आपने 22 अगस्त को पेमेंट किया। गड़बड़ कर दिया आपने, तो ये तो नहीं चलेगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल गिवन दैट देयर वर 4 हॉलीडेज फ्रॉम 14th अगस्त टू 22nd अगस्त। 4 हॉलीडेज भी थे, ठीक है। सब अभी आप लोगों को ट्राई करना है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर 13 अगस्त को भरना था, 22 को भरा, 13 अगस्त को भरना था, 22 को भरा, 13 अगस्त को भरना था, 22 को भरा। डिफरेंस निकालो नंबर ऑफ डेज का, 4 डे हॉलीडे उसमें से हटा दो, 15% ले लो 5 लाख पे। सिंपल है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं हम। तो हम क्या कहेंगे, 13 अगस्त से लेके तो 22 अगस्त के बीच, 13 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच, मतलब 22 माइनस 12, कितना डिले है मेरा? 10 डेज का डिले है, बराबर है। और 4 हॉलीडेज है। हॉलीडेज वाले दिन तो मैं इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो माइनस करो उसमें से 4 डेज।
तो नेट आपका डिले कितना हुआ, 6 डेज का हुआ, बराबर है। तो अभी आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, 5 लाख की मुझे ड्यूटी पेबल थी, इनटू कितना परसेंट है रेट इंटरेस्ट का, 15%, डिवाइडेड बाय कितने डेज, 365 डेज, मल्टीप्लाई बाय डिले कितने दिन का है मेरा, 6 डेज का है, बराबर है। तो इक्वल टू कीजिए कैसे भी कितना हो रहा देखिए, करते हैं हम लोग सॉल्व, 5 लाख इंटू 15% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 6 डेज, तो आ रहा है 1232.87 समथिंग समथिंग, राइट। सो मैं इसको राउंड ऑफ करके लेता हूँ, रुपीज 1233, 1233 हो गया आपका जवाब। क्वेश्चन स्कोर जस्ट 4 मार्क्स। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। आई होप क्लियर है आप लोगों को ये। जैसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रेट है 15%, टोटल इन दोनों के बीच पे पीरियड का डिले कितना है, 10 डेज, राइट। नंबर ऑफ डेज का डिले कितना है, 10 डेज, 4 दिन हॉलीडे हटा दिए, नेट डिले कितना है मेरा, 6 दिन का, तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना है मेरा, 1233, 1233। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, फिर से कैश का वही है, मिस नहीं होने चाहिए हमारे हाथ से। आगे अगर हम बढ़ते हैं अभी और, तो क्वेश्चन 3 भी है हमारे पास, जो थियरी है पूरा, ठीक है, रीड कर लेते हैं हम लोग। मिस्टर सुहान imported a consignment of goods which was unloaded on 31st 10 2013. He filed a bill of entry on 15/12/2013. The Deputy Commissioner of Customs imposed penalty of rupees 15,000 as there was delay of 15 days in filing the bill of entry. The Deputy Commissioner contended that Section 46 and 48 of the Customs Act 1962 read together with provide that bill of entry should be filed within 30 days. Examine the provision. ठीक है, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में हुआ था, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 48 इज विद इन 30 डेज कैन नॉट बी रीड विद सेक्शन 46 फॉर चार्जिंग पेनल्टी। इसीलिए जो डिपार्टमेंट ने जो किया वो क्या किया, देयरफॉर द पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड फॉर मिस्टर सुहान। डिपार्टमेंट ने जो किया वो क्या किया, गलत किया। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लेने का पर्पज मैं आपको बता देता हूँ। आपके मॉड्यूल में बहुत सारी केस लॉस के नाम पे बहुत सारी चीजें दी गई है। Why I have taken this question here मैं आपको बता दूँ, और उसमें 1989, 2010, 2012 या फिर जैसे 2013 की बहुत सारे केसेस के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी है। तो आपको ये थ्योरी एक बार रीड करना है और देन पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है और पूछने की फ्रीक्वेंसी भी कम है। रीड, अंडरस्टैंड, इग्नोर, मतलब इसको वन रीडिंग दैट्स इट। सेकंड रीडिंग इसकी होना भी नहीं चाहिए हमारे, वन रीडिंग में इसको कट कर देंगे हम, किसको, हमको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। पुरानी चीजें हैं, पुराने केस तो आते, पुरानी प्रोविजन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन 3 के ऊपर ज्यादा फोकस है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हम लोग वेयर हाउसिंग के ऊपर, ठीक है। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है। वेयर हाउसिंग मतलब समझ गए होंगे आप, वेयर हाउस। तो ये कौन सा वेयर हाउस है, कस्टम्स वेयर हाउस है, देखो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है। ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने वो मूवी देखी है क्या जिसका नाम था बदमाश कंपनी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग शाहिद कपूर और अनुष्का शर्मा की मूवी आए है, या ये वहाँ पे भगवान जाने। देखिए उसमें कस्टम लॉ के लूपहोल्स को यूज करके उसने पैसा कमाने की कोशिश किया। अगर आप लोगों ने वो मूवीज देखा होगा तो वहाँ पे वेयर हाउस में गुड्स रखे जाते हैं, देन उसका ऑक्शनिंग वगैरह होता है। मतलब आप, इसका मतलब क्या है, अब आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया इंडिया में, अब जरूरी थोड़ी है कि वो इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली आप लेके जाओगे कंजप्शन के लिए। हो सकता है कभी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, या कभी कुछ क्लियरेंस मिल नहीं रहा, या कभी कुछ और प्रॉब्लम है, तो देर आर कस्टम्स वेयर हाउस, या एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ वेयर हाउस में रखने पड़ते हैं, तो इनको कहते हैं कस्टम्स वेयर हाउस। तो इसके हमको पढ़नी है वेयर हाउसिंग के रूल्स, पहले पढ़नी है थियोरी पीडीएफ से थोड़ी सी, फिर हम बढ़ेंगे आगे।
क्विकली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार रीड करके इग्नोर करना है। सो लेट अस प्रोसीड। तो ये आपको नोट्स मिली होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी की। इसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पेज नंबर 34 के ऊपर, 34 पर हम आ गए। इसमें हमें पढ़ना है वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, ये 15 क्वेश्चन 1 2 3 दिया है मैंने आपको, वेयर हाउसिंग ये रहा। नाउ लेट अस स्टार्ट और लेट अस बिगिन और डिस्कस विद द वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये है हमारा वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग में सबसे पहले हमको पढ़नी है फीचर्स ऑफ वेयर हाउसिंग। जनरलाइज वे में रीड करके ध्यान में रखने की कोशिश करनी है, ज्यादा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इंपोर्टर कैन डिफर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज बाय स्टोरिंग द गुड्स इन सेफ प्लेस, राइट। तो आप वेयर हाउस में गुड्स रखो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर गुड्स वेयर हाउस में रखे हैं आपको ड्यूटी कब पे करना है, जब आप वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर कर रहे हो उस समय आपको ड्यूटी पे करना है। तो अगर आपने गुड्स वेयर हाउस में रखे तो आपने ड्यूटी पेमेंट क्या किया, थोड़ा सा डिले कर दिया, बराबर। इंपोर्टर अलाउड डूइंग मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्डेड वेयर हाउस एंड देन री एक्सपोर्ट सेम, मतलब ये जो कस्टम वाला वेयर हाउस जो है उसी के अंदर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो और वैसे आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, इसको प्रोसेस करके इसका मैन्युफैक्चरिंग किया और यहीं से री एक्सपोर्ट कर दिया, इट इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को इससे। देन इंपोर्टर कैन बी अलाउड टू कीप द गुड्स अप टू 1 year विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिटेड गुड्स इनटू वेयर हाउस, याद रखना है जनरल वे में। दिस टाइम पीरियड इज एक्सटेंडेड टू 3 years फॉर EOU export oriented units, ठीक है, एंड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 5 years इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब जनरली मैं वेयर हाउस में गुड्स 1 साल तक के लिए रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं EOU हूँ तो मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ। लेकिन EOU में भी अगर कैपिटल गुड्स है, EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, उसमें भी अगर कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स मतलब क्या, मशीनरी प्लांट ऐसी चीजें, तो मैं 5 साल तक के रख सकता हूँ। EOU यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनका मेन फोकस होता है कि वो बिजनेस करे या वो मैन्युफैक्चरिंग करे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, और गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। क्यों प्रमोट करती है सर, क्योंकि गवर्नमेंट का फिर एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है। देन importer minimizes the charges by keeping in a warehouse, otherwise the demurrage charges at port is heavy। इग्नोर करो इसको, डीमर्ज वगैरह क्या है समझा नहीं तो भी कोई लोड नहीं, जब आप CMA फाइनल पर आओगे तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल डीमर्ज ये वर्ड कस्टम से रिलेटेड है, ऐसा वर्ड एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आर कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट वेयर हाउस एज पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस। तो वेयर हाउस की परमिशन, आपको लाइसेंस कौन देगा कि मैं कस्टम्स का वेयर हाउस लगाऊं, who will give you लाइसेंस कि आप कस्टम्स का वेयर हाउस रख सकते हो, या इस वेयर हाउस में आप ड्यूटी पेमेंट किए वगैरह भी ड्यूटी गुड्स रख सकते हो, तो वो आपको परमिशन कौन देगा, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर देगा, ठीक है। देन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में लाइसेंस प्राइवेट वेयर हाउस, तो लाइसेंस टू प्राइवेट वेयर हाउस कैन बी कैंसिल्ड बाय गिविंग 1 month नोटिस। ये आपको याद रखना है MCQ के लिए कि सर हमारा वेयर हाउस कैंसिल कितने महीने की नोटिस हो सकता है, 1 महीने की। ओनली ड्यूटेबल गुड्स कैन बी डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस, वही गुड्स आप वेयर हाउस में डिपॉजिट कर सकते हो जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग सकती है। ग्रीन बिल ऑफ एंट्री हैज टू बी सबमिटेड बाय द इंपोर्टर टू क्लियर गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन, ये याद रखना है। ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या, ग्रीन कलर होता है उसका, ग्रीन कलर का होता है, मतलब आपने गुड्स इंपोर्ट किए, वेयर हाउस में रखे और यहाँ से आप लेके जा रहे हो होम कंजम्पशन के लिए, तो इस पॉइंट पर आप जो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करोगे वो कौन से कलर की रहेंगी, ग्रीन कलर की रहेंगी। ये कलर क्यों याद रखना है सर, ऑब्जेक्टिव के लिए, बड़ा खतरनाक इंस्टीट्यूट अपना पूछ लेता है कि वेयर हाउस से जाते समय कौन से कलर की बिल ऑफ एंट्री चाहिए, तो हमें ग्रीन कलर की चाहिए भैया, ये मुझे याद हो, तो हमें कलर भी याद हो। डेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये हमने पहले पढ़ लिया है। रीअसेसमेंट इज नॉट अलाउड आफ्टर द इंपोर्टेड गुड्स ओरिजिनली असेस्ड एंड वेयर हाउस, समझा तो ठीक, नहीं समझे तो रट्टा मारो इसको, ठीक है। असेसमेंट आपको CMA फाइनल पर है। द एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड फॉर वेयर हाउसिंग, हमने पहले पढ़ा था कि सर कस्टम का ड्यूटी जब आप वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करोगे उस दिन का लगेगा,
लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट जब वेयर हाउस में गुड्स डाला ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री के दिन का लगेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है वैल्यूएशंस में और टाइप्स ऑफ ड्यूटी में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए इसके, ठीक है। इफ द गुड्स व्हिच आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम वेयर हाउस विदिन द परमिसिबल पीरियड देन सब्सिक्वेंट रिमूवल कॉल्ड इम्प्रॉपर रिमूवल, वगैरह वगैरह कुछ है, पढ़ लो आप लोग और याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो भी कोई लोड नहीं। बस एक कोशिश करना कि इसमें के अगर एग्जाम में वेयर हाउसिंग के फीचर्स के ऊपर सवाल आए तो आप मिनिमम 6 to 7 फीचर्स तो लिख पाओ। अगर फीचर्स ऑफ वेयर हाउसिंग अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो वो क्वेश्चन जनरली आता है 6 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स। इतना सिर्फ ध्यान होना कि वेयर हाउसिंग के ऊपर कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आए तो मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये जो सर ने आपको टोटल हमने 13 पॉइंट्स लिए, इस 13 में के मिनिमम 6 से 7 पॉइंट्स मुझे याद होने चाहिए या मुझे लिखते आने चाहिए। आप कैसे भी लिखो उसका सीक्वेंस कोई करो, कोशिश करना ये जिसमें ये 1 ईयर दिया है, वो ग्रीन वाला पार्ट दिया है, वो वाली चीज आपको याद रहे, कोशिश वो करना ताकि वो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में भी फिट बैठ जाए हमारा पढ़ाई, ठीक है। चलिए इस पॉइंट से हम लोग बढ़ते हैं अभी थोड़ा और आगे। अब जो चीजें हमने पढ़ी है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन वेयर हाउसिंग मतलब क्या है। वेयर हाउस में रखे हुआ गुड्स अगर आपने समय पर रिमूव नहीं किया तो आपको क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट। और अगेन ये इंटरेस्ट कितने परसेंट से पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम से पड़ेगा। तो सबसे पहले वेयर हाउस गुड्स, पहले असेसी अदर देन ईओयू ईएचटीपी एंड एसटीपी। ईओयू का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। ईएचटीपी और एसटीपी का फुल फॉर्म आप लोग खुद ढूंढो, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि एक हार्डवेयर से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, खुद ढूंढो फुल फॉर्म। असेसी है अदर देन ईओयू और ईएचटीपी और एसटीपी। सो वेयर हाउसिंग पीरियड अगर 90 दिन तक का है देन नो इंटरेस्ट। मतलब नॉर्मल असेसी को, अगर आप नॉर्मल असेसी हो मतलब ये ईओयू या वगैरह नहीं हो तो आप वेयर हाउस में 90 डेज तक के गुड्स रखो, देयर विल बी नो इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, ठीक है। 90 डेज आर अलाउड। लेकिन अगर आपका वेयर हाउसिंग पीरियड 90 दिन के ऊपर गया तो इंटरेस्ट पेबल है कितना, 15% पर एनम। यानी अगर 92 डेज गया तो 2 दिन का इंटरेस्ट पड़ेगा, 105 दिन गया तो 105 माइनस 90, 105 माइनस 90 तो 15 दिन का इंटरेस्ट पड़ेगा। 90 डेज कोई वांधा नहीं। लेकिन अगर आप ईओयू या ईएचटीपी या एसटीपी हो तो इनपुट स्पेयर पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स के लिए टिल देयर क्लियरेंस नो इंटरेस्ट इज पेबल। इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स टिल देयर क्लियरेंस नो इंटरेस्ट इज पेबल। मतलब ईओयू या ईएचटीपी या अगर आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना नहीं। मतलब याद रखना है कि सर नॉर्मल एसएससी वेयर हाउस से अगर गुड्स को 90 दिन के अंदर लेके जाएगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, 90 से ज्यादा दिन के बाद में लेके जाएगा तो 15% पर एनम से इंटरेस्ट पड़ेगा। कितने से इंटरेस्ट पड़ेगा, 15% पर एनम, 15% पर एनम से इंटरेस्ट पड़ेगा। और सर ये 15% का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका ड्यूटी पेबल है, जो आपका कस्टम ड्यूटी पेबल आएगा उस अमाउंट पे करेंगे। देखिए पीछे भी हमने जो क्वेश्चंस किए उस पर जो इंटरेस्ट था वो ड्यूटी पे निकाला था। ये देखिए ड्यूटी पेबल वाज 5 लाख, तो इंटरेस्ट हमने 5 लाख पे ही निकाला, ठीक है। ये 5 लाख पे इंटरेस्ट निकाला हमने, बराबर है। अगर आप पीछे जाते हो और अगेन यहाँ पे ड्यूटी पेबल था 1,03,000 तो इंटरेस्ट उसी पे निकला है, तो इंटरेस्ट ड्यूटी पेबल पर ही आएगा। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सम गुड्स ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019 को उसने गुड्स इंपोर्ट किया था। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द गुड्स वर क्लियर्ड फ्रॉम मुंबई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 8 जनवरी 2019। 8 जनवरी को गुड्स वेयर हाउसिंग में गए बाय सबमिटिंग बिल ऑफ एंट्री। एक्सचेंज रेट वाज ₹50 पर यूएस डॉलर एंड एफओबी वैल्यू दे दिया आपको यूएस डॉलर 10,000। एफओबी दिया मतलब मुझे सीआईएफ तो निकालनी पड़ेगी। रेट ऑफ ड्यूटी ऑन 8 जनवरी वाज 20%।
8 जनवरी को ड्यूटी का रेट कितना था, 20% था, ठीक है। द गुड्स वर वेयरहाउस्ड एट पुणे एंड वर क्लियर्ड फ्रॉम पुणे वेयरहाउस ऑन 31 मई 2019। गुड्स क्लियर हुए 31 मई 2019 को। तो मुझे ड्यूटी कब की डालनी है, जब मेरे गुड्स वेयरहाउस से क्लियर हुए तब की। When the rate of basic custom duty was 12% and the exchange rate was 68.75%, sorry 68.75 रुपीज पर यूएस डॉलर, आईजीएसटी दे दिया आपको 12%, ठीक है 12% दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल एंड बी इंटरेस्ट पेएबल। टोटल कस्टम ड्यूटी भी चाहिए आपको और आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। इजी सवाल है, पार्ट ए करो पार्ट ए का मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी करो पार्ट बी के मार्क्स मिलेंगे, दोनों सही करो दोनों के मार्क्स मिलेंगे। मान के चलिए आप ये क्वेश्चन हमारे लिए है 8 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स फॉर ए एंड 4 मार्क्स फॉर बी, ये आप मान के चलिए। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। आपके जो हैंडआउट से आपको जो नोट्स दिए प्रिंटेड, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 ही है, ये देखिए उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये। देन वी हैव 5, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे निकालना है मेरी कस्टम ड्यूटी पेएबल, तो उसके लिए मैं पहले निकालूंगा असेसेबल वैल्यू, राइट। सो पहले मैं लेता हूं कंप्यूटेशन ऑफ एवी, ठीक है। तो मेरा एफओबी कितना है, $10,000 दिया है, $10,000। फ्रेट भी नहीं दिया, इंश्योरेंस भी नहीं दिया, तो फ्रेट कितना ऐड होगा, 20% ऑफ एफओबी, और इंश्योरेंस कितना ऐड होगा, 1.15% ऑफ एफओबी, बराबर है। तो ऐड कीजिए फ्रेट एट द रेट ऑफ 20%, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो 10,000 का 20% आएगा 2,000, एड इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 1.15% ऑफ व्हाट एफओबी, तो 10,000, इसका 1.15% कितना आ रहा है, 112.50, राइट। तो मेरा सीआईएफ या एवी डॉलर्स में कितना हो गया, देखिए 10,000 प्लस 2,000 प्लस 112.50 कितना हो रहा है, देखिए 12,112.50 इंटू, अब हमने पढ़ा था एक्सचेंज रेट हम यूज करेंगे जिस दिन ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री आई, यानी पहली बार जब आप इंडिया में एंटर किए उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है हम वो यूज करेंगे। तो गुड्स इंपोर्ट किए 1 जनवरी को, और वेयर हाउसिंग में जाने के लिए आपने 8 जनवरी को जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया, मतलब पहली बिल ऑफ एंट्री जब प्रेजेंट किया तब रेट कितना है, 50 का। तो हम एक्सचेंज रेट कितना यूज करेंगे, ₹50। तो इक्वल टू मेरा एवी इन रुपीज में कितना है, देखिए राउंड ऑफ करके 6,05,625, 6,05,625 मेरा आया एवी इन रुपीज, ठीक है। अभी तक के मेरा आंसर का ए पार्ट खत्म नहीं हुआ, उसने ड्यूटी पेबल पूछा, क्या पूछा है, ड्यूटी पेबल, बराबर है, ध्यान रखना है ड्यूटी पेबल पूछा। अब ड्यूटी निकालनी है इसके ऊपर, अब इसके ऊपर जब ड्यूटी निकालेंगे हम तो बीसीडी लेंगे, जब होम कंजम्पशन के लिए गए तब, तो बीसीडी का रेट कितना है हमारे ड्यूटी के लिए 12% आएगा। पेन का कलर चेंज कर ले तो आपके लिए। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जब हम वेयर हाउस से निकलते हैं, तो वेयर हाउस से जब हम होम कंजम्पशन के लिए जाते हैं उस दिन का लेते हैं, तो 12% आएगा, बराबर है। इस पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और उन सब के ऊपर 12% आईजीएसटी, बराबर है। और फिर दोनों का डिफरेंस लेके क्या आएगा आपका, टोटल ड्यूटी पेबल। चलिए करते हैं। सो ड्यूटी पेबल कैसे आएगा, देखिए तो मैं लूंगा ए, यानी पहले भी किया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, असेसेबल वैल्यू, ठीक है। मैं ऑल नंबर्स आर इन रुपीज नाउ, कितनी है, 6,05,625, तो इट इज माय 6,05,625
5625, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। तो मेरा असेसेबल वैल्यू कितना है, 6,05,625। इसमें हम प्लस करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ, वेयर हाउस से जब निकले तब का रेट कितना देखिए आपका 12%। 12%, तो इसके ऊपर 6,05,625 पे 12% कितना आ रहा है, 72,675। ऐड कीजिए इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन बी। तो इस पे कितना 10%, 7267 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके मैं दे देता हूँ 7268। सबका टोटल मारिए 6,05,625 प्लस 72,675 प्लस 7268 कितना आ रहा है, 6,85,568। ठीक है, ये डी में हम इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू फॉर, वी कॉल इट वैल्यू फॉर IGST। अब इसमें ऐड करेंगे ई IGST एट द रेट ऑफ, कितना IGST का रेट देखिए 12%, 12%। तो इस पे 6,85,568 पे कितना परसेंट, 12%, तो कितना आ रहा है ये देखिए 82,268, 82,268। तो आपका ये लैंडेड कॉस्ट कितनी हुई है देखिए, 6,85,568 प्लस 82,268, 7,67,836। देयरफॉर इसीलिए टोटल ड्यूटी पेएबल इक्वल टू कैसे आएगा, 7,67,836 माइनस 6,05,625 इक्वल्स टू कितना आ रहा देखिए, 1,62,211। ये हो गया आपका पार्ट ए का जवाब खत्म। 4 मार्क्स हमारे पक गए यहाँ पे, ठीक है ना, 1,62,211 ये हमारा खत्म। बी में बोला इंटरेस्ट, आप गुड्स तो मुझे विद इन 90 डेज लेके जाने चाहिए थे। अब मैंने वेयर हाउस में से जो गुड्स निकाले हैं, मैंने वेयर हाउस में से जो गुड्स निकाले वो कब निकाले देखिए, हमने वेयर हाउस में से गुड्स निकाले 31 मई को निकाले, राइट। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वेयर हाउस से जो गुड्स निकाले वो निकाले हैं 31 मई को निकाले, 31 में 2019। और डिपॉजिट कब किए थे हमने देखिए, 8 जनवरी 2019 को किए थे हमने डिपॉजिट, बराबर ना। 8 जनवरी 2019 को अपने वेयर हाउस में कुछ लेकर गए थे ना, 8 जनवरी 2019 को अपने क्या कहते हैं, उसको डिपॉजिट किया। अब आप लोग कैलसी पे कैलकुलेट कीजिए 31 में और 8 जनवरी 2019 के बीच में कितना पीरियड आता है। मैं भी करता हूँ कैलकुलेट, आप भी कीजिए कैलकुलेट, ठीक है। कितना आ रहा है देखिए, 144 डेज आ रहा है मेरे हिसाब से, बराबर है। कितना डेज आ रहा है, 144 डेज आ रहा है, राइट। सो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट करना आपने, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट वाला पार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कहेंगे, वेयर हाउसिंग पीरियड, ठीक है। कब निकले हो आप वेयर हाउस से, 31 मई को निकले हो, 8 जनवरी तक के थे, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, 31/5/2019 से लेके 8 जनवरी 2019, बराबर है। कितना डेज आ रहा है हमारा, 144 डेज आ रहा है देखिए, मई तक के थे ना, हाँ
कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आप लोग भी कीजिए। जैसे जनवरी के 24, फरवरी के 28, मार्च के 31, मई के 31, अप्रैल के 30, भूल गया मैं, फिर से एक बार देखते हैं। जनवरी के 24, फरवरी के 28, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल के 30, फिर मई के 31, 144 दिन हो रहे हैं, बराबर है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू 144 डेज। और आपको 90 दिन का स्टे अलाउड है, ये देखिए 90 दिन का स्टे आपको अलाउड है, बराबर है। तो लेस आपको स्टे कितना अलाउड है, 90 डेज, बराबर। तो इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आएगा, इसमें से 90 माइनस कीजिए, वो आता है 54 डेज, ठीक है। तो जो 15% से इंटरेस्ट आएगा 1,62,211 पे, वो कितने डेज के लिए आएगा, सिर्फ 54 डेज के लिए आएगा, बराबर है। तो कीजिए 1,62,211 इंटू 15% डिवाइड बाय 365 डेज और मल्टीप्लाई बाय कितने डेज, 54 डेज। तो इक्वल टू करके कितना आ रहा है बताइए हमें, इक्वल टू 1,62,211 इंटू 15% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 54, 3,599 पॉइंट समथिंग, तो 3,600 ले सकते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके। तो ये आ रहा है मेरा 3,600, ये भी हो गया मेरे 4 मार्क्स का। क्लियर है ये। तो छोटा सा क्वेश्चन था 8 मार्क्स के। तो आपके यहाँ पे ड्यूटी पेमेंट का पता होगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इंटरेस्ट भी पता आएगा, दोनों मिला के आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। चॉइस इज योर्स, फैसला आपका है, आपको क्या चाहिए कैसे चाहिए आपको देखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हुआ क्या है और हमने किया कैसे है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हम लोगों ने गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में, इंपोर्ट करने के बाद में मैंने उसको वेयर हाउस में डिपॉजिट किया और वेयर हाउस से मैंने इनको क्लियर किया, ठीक है। अब इसने पूछा है कि ड्यूटी भी पूछा है और साथ में इंटरेस्ट भी पूछा और आपको दे दिया एफओबी वैल्यू। तो एफओबी वैल्यू जो मुझे $10,000 का दिया था, इस एफओबी वैल्यू से, ये जो मुझे $10,000 का एफओबी वैल्यू दिया था, ये एफओबी वैल्यू से, ये वाला जो एफओबी वैल्यू यहाँ से मुझे सीआईएफ पे या एवी पे आने के लिए मैंने इसमें ऐड किया फ्रेट 20% ऑफ एफओबी, इंश्योरेंस 1.15% ऑफ एफओबी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वर अनअसर्टेनेबल। तो मुझे मेरा सीआईएफ वैल्यू मिल गया $12,112.50। अब इस सीआईएफ वैल्यू को मुझे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना था, तो मुझे सीबीआईसी एक्सचेंज रेट चाहिए। बट सीबीआईसी एक्सचेंज रेट में कौन सा लूंगा, जिस दिन मैं पहली बार बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया था, मतलब गुड्स वेयर हाउस में जब लोड करने के लिए, क्लियर्ड फ्रॉम मुंबई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 8 जनवरी, इस दिन का जो मेरा एक्सचेंज रेट है 50 रुपए का, मैं ये लेके उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने ये 50 रुपए लगा के उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया। अब सवाल आया सर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कौन से दिन निकालूं, तो जब गुड्स वेयर हाउस से क्लियर होते हो होम कंजम्पशन के लिए तो बीसीडी एप्लीकेबल होता है, द रेट एज ऑन द डेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ क्लियरिंग गुड्स फ्रॉम योर वेयर हाउस। जब आप वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करते हो उस दिन का जो रेट होगा आप वो रेट लोगे। तो आपने गुड्स वेयर हाउस से क्लियर कब किए सर, 31 मई को किए, और 31 मई वाले दिन हमारा रेट कितना है सर, 12% है, इसलिए मैंने बीसीडी कितने परसेंट से लिया, 12% से लिया। इस 12% पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज के नाम पे 10% हमने और चार्ज किया, तो ये मेरा एवी प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये ए प्लस बी प्लस ये तीनों के टोटल के ऊपर जो नंबर आया उसको मैंने कहा डी, और इसके ऊपर मैंने क्या चार्ज किया, आईजीएसटी। कितने परसेंट से चार्ज किया, आईजीएसटी का भी रेट दिया है 12%, ये भी 12% और ये भी 12% था, दोनों कितना है 12%। क्लियर होना चाहिए आपको ये सब हो गया। तो मेरा टोटल ड्यूटी पेबल कितना आया था देखिए, 1,62,211, 1,62,211। अब मैंने देखा कि मेरा टोटल वेयर हाउसिंग में स्टे या पीरियड कितना है, तो सर मैं 8 जनवरी को वेयर हाउस के अंदर मैंने गुड्स डाले,
31 मई को मैंने वेयरहाउस से गुड्स निकाले, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड मैं निकालता हूँ इट कम्स टू 144 डेज, 144 डेज, जबकि मुझे अलाउड है ओनली फॉर 90 डेज, क्योंकि मैं नॉर्मल एसएससी हूँ, कुछ बोला नहीं तो हम क्या है नॉर्मल है। ये होते तो कोई पवाना ही नहीं था, ईओ यू ईएचटीपी के लिए तो कोई पंगा ही नहीं है। तो मैंने क्या 144 माइनस 90 जो मुझे अलाउड है वो करने के बाद में मुझे डिफरेंस मिला 54 डेज का, और इसीलिए मैंने 54 डेज का क्या कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जो है 3600। ये भी हो गया, ये भी हो गया, मेरे 8 मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ किंतु परंतु है या कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया इसका, एफओपी वैल्यू लिया $10,000 का, इसमें ऐड किया फ्रेट क्योंकि वो एसेट अनेबल नहीं है तो 20%, इंश्योरेंस भी एसेट अनेबल नहीं है तो 1.15% एफओपी ऐड किया, वो सब ऐड करके मुझे मिला मेरा सीआईएफ वैल्यू और मेरा असेसेबल वैल्यू वाटर डिपॉजिट $12,112.50 इधर इन डॉलर, ऊपर बोला हमने यूएस डॉलर में नंबर है। फिर इसको मैंने 50 रुपए का एक्सचेंज रेट लगाकर पहले बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का रुपीज़ में कन्वर्ट किया, इस पे 12% से मैंने बीसी चार्ज किया जिस दिन मैंने गुड्स को वेयरहाउस से निकाला उस दिन का। फिर उसके बाद मैंने सोशल वेलफेयर सरचार्ज चार्ज किया बीसीडी पे 10%, तो टोटल मेरे पास में हुआ है 6,85,568। इसके ऊपर मैंने 12% से चार्ज किया आईजीएसटी जो मुझे क्वेश्चन में दिया है, सो आई चार्ज 12% से आईजीएसटी, तो टोटल कर लिया मैंने, उसको मैंने कहा वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट या फिर लैंडेड कॉस्ट। फिर ये 1 लाख इस 7,67,836 माइनस 605,625 किया तो मुझे मिला कस्टम ड्यूटी का वैल्यू 1,62,211। राइट, एक पार्ट खत्म हो गया मेरा। अब देखना था इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने देखा कि मेरा जो टोटल जो पीरियड है, राइट, ये टोटल पीरियड है 144 डेज का, जबकि अलाउड है सिर्फ 90 डेज का, तो इंटरेस्ट कितने डेज के लाएगा, सिर्फ 54 डेज के लाएगा। तो मैंने यहाँ पे 54 डेज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 3,600, तो मुझे 4 + 4 ऐसे मेरे 8 मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछने की फ्रीक्वेंसी और चांसेस बहुत कम है, बट अगर पूछा तो हमें आना चाहिए। ये 4 के लिए तो आपको मर्सी नहीं है आप लोगों के लिए, ये तो आपको वैसे भी आना ही चाहिए, बहुत क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। बी वाले के लिए हमने ये पीछे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ही थे इधर, राइट, ये 1 2 3 तो हमने प्रैक्टिस किया ही है, फिर हमने 4 भी ऐड कर दिया उसमें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अब है आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 5, और ये क्वेश्चन 5 इज योर होमवर्क। हम डिस्कस करेंगे इसे यहाँ पर, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर, बट इट इज योर होमवर्क। अगर आपको क्वेरी रही तो आप मुझे पूछोगे लाइव सेशन में। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी के जैसा क्वेश्चन। ठीक है, आपके हैंडआउट में या नोट्स में भी दिया है ये क्वेश्चन। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। विपुल इंपोर्टेड सर्टन गुड्स इन December 2018. An into bond bill of entry was presented on 14 December 2018 and goods were cleared from the port for warehousing. दिसंबर में गुड्स है, 14 दिसंबर को आपने गुड्स वेयरहाउस में डाल दिए, 14 दिसंबर को गुड्स वर सेंट इनटू द वेयरहाउस एंड असेसेबल वैल्यू ऑन दैट डेट वाज $1 1 लाख। एवी रेडीमेड दे दिया, मगजमारी ही नहीं है हमारे लिए, असेसेबल वैल्यू रेडीमेड दे दिया है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये क्या है, मेरा असेसेबल वैल्यू है $1000। पिछले क्वेश्चन में तो सर, अर्लियर क्वेश्चन में तो सर आपने एफओ भी दिया था, एवी और ड्यूटी भी पूछा था, या आप एवी रेडीमेड दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The order permitting the deposit of goods in warehouse for 4 months was issued on 21st December 2018. Vipul deposited the goods in warehouse on the same day
but did not clear the imported goods even after the warehousing period got over on 20th April 2019. 20 अप्रैल 2019 को आपका warehousing period खत्म हो गया, फिर भी आपने गुड्स को रिमूव किया नहीं है. A notice was issued under section 72 of the Customs Act demanding duty and interest and other charges. तो आपको बजाय पे ड्यूटी निकालना पड़ेगा. Vipul cleared the goods on 14th May 2019. ध्यान रखना है, विपुल ने ये गुड्स क्लियर कब किए हैं? विपुल क्लियर दिस गुड्स ऑन 14th May 2019. ये हमारे लिए काम का है, क्योंकि वेयर हाउस से जब गुड्स आप क्लियर करते हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट का आपका कुछ भी कैलकुलेशन का फंडा लेते हो, राइट? Compute the amount of duty and interest payable by Vipul while removing the goods on the basis of the following information. नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन पे आपको ड्यूटी वगैरह पेमेंट करने का पूछा है, ठीक है? तो देख लेते क्या क्या दिया है आपको. 14 दिसंबर 2018 का डेटा दिया. 14 दिसंबर 2018 में क्या हुआ था? ये गुड्स आपके वेयर हाउस में गए थे. 20 अप्रैल 2019 का डेटा दिया. 20 अप्रैल 2019 को क्या हुआ था? आपका पीरियड खत्म हुआ था, फिलहाल तो उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है. और 14 मई को क्या है, आपने गुड्स वेयर हाउस से रिमूव किए है. और होम कंजम्पशन ये मैंने लिख लिया. रेट ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दिया, एंड नो अदर ड्यूटीज पेएबल एक्सेप्ट द बेसिक कस्टम ड्यूटी. सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पेएबल. तो ये $10,000 को पहले मुझे $10,000 को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. इसके ऊपर चार्ज करना है BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज. तो मुझे करेंसी कन्वर्जन का रेट पता होना, मैं कितना लूँगा, और कस्टम ड्यूटी का भी रेट पता होना कि हम कितना लेंगे. आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए. वंस आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ टू प्रोसीड और हाउ टू सॉल्व इट, और मैं आपको मेरा जो स्टैंडर्ड आंसर है बना हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि कुछ क्वेरी ना रहे, कुछ प्रॉब्लम ना रहे. देन फिर आपका सिर्फ नोट डाउन करना बाकी रहेगा. एक बार आप लोग देख लीजिए 2 मिनट में. चलिए, मुझे भी ऐसा बीच में पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, मेरा भी गला है, इम्पैक्ट होता है, और थोड़ा वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ी नीट ज़्यादा होती है. एनीवेज, एक बार डेटा फिर से देख लेते हैं. 14 दिसंबर को गुड्स वेयर हाउस में गए जब मेरी एवी है $1 लाख, ठीक है? और वेयर हाउस से मैंने गुड्स क्लियर किया 14 मई को, ठीक है? और ये 14 दिसंबर का भी CBEC का एक्सचेंज रेट दे दिया, BCD दे दिया, और फिर 14 मई का भी दे दिया. क्या होगा देखिए. सबसे पहले मुझे निकालना है मेरा असेसेबल वैल्यू, राइट? तो एवी इन रुपीज़ निकालने के लिए, एवी इन रुपीज़ निकालने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि सर एवी यानी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा जिस दिन आपने वेयर हाउस में गुड्स डाला, उस दिन का एक्सचेंज रेट यूज करेंगे. द डे ऑन विच आपने गुड्स वेयर हाउस में घुसाया, उस दिन का आप एक्सचेंज रेट यूज करेंगे, राइट? तो आपने वेयर हाउस में गुड्स कब डाले हैं? सर हमने जो वेयर हाउस में गुड्स डाले हैं वो हमने वेयर हाउस में गुड्स डाले हैं, घुसाए हैं 14 दिसंबर 2018 को. और 14 दिसंबर 2018 का रेट कितना है? 65.20. तो ये $1 लाख को मुझे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? व्हाट आई विल डू, $1 लाख इंटू रेट कितना है 65.20 इक्वल्स टू कितना आ रहा है देखिए 1 लाख इंटू 65.20. तो मेरा AV इन रुपीज आया 65,20,000.
एक पार्ट तो खत्म हो गया। अब सर ये एवी आने के बाद, ओके सर एवी का तो ठीक है सर, हमको कोई वादा नहीं है, हम आपसे अग्री करते हैं, हम आपसे सहमत है। अब सर ड्यूटी चार्ज करना है। ड्यूटी के लिए हमने कहा था कि बीसीडी उस दिन का लेंगे जिस दिन गुड्स वर क्लियर्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। या फिर एक और चीज आपको यहाँ पे फंडामेंटल आपको एक और ध्यान में रखना है कि आपको जिस दिन ऑर्डर परमिट किया गया था गुड्स को क्लियर करने का, वो भी डेटम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने वेयर हाउस से गुड्स क्लियर कब की वो भी देखना है, और आपको एंड डेट यानी आपका वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म कब हो रहा था वो भी देखना था। आपका वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म कब हो गया? 20 अप्रैल 2019 को खत्म हो गया। यू आर सपोज टू पे ड्यूटी ऑन विच डेट? 20 अप्रैल 2019, क्योंकि आपका वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म कब हो गया है? 20 अप्रैल 2019। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, इसी के लिए लिखा है ताकि मैं आपको ये हाईलाइट कर पाऊँ। तो मुझे बीसीडी पे करना पड़ेगा 10% से, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने परमिट किया था 20 अप्रैल तक का ही। तो गवर्नमेंट ने तो 20 अप्रैल का अपना ड्यूटी का कैलकुलेशन करके रख दिया है रेडीमेड। मैंने रिमूव लेट किया और मेरी गलती है। तो मतलब 20 अप्रैल को मैंने कुछ निकालने थे, मैंने निकाल लिया नहीं, तो 20 अप्रैल के बाद का मैं को चेक करूंगा। राइट, तो 20 अप्रैल रेट कितना देखिए 10%, राइट, इंटू 10% कीजिए, कितना आ रहा? इंटू 10%, 6,52,000, 6,25,000 लिख दिया मैंने गलती से। वो होता है राइटिंग में, एग्जाम में ना होवे तो आपको ध्यान में आ जाए। राइट, 10% कितना आएगा? 6,52,000। ऐड कीजिए इसके ऊपर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज मेरा, बराबर है ना? तो इस पे 10%, देखो हमारी जगह पे ऐड कर रहे हैं ना सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बराबर है? तो इस पे 10% कितना आ रहा है मेरा? 65,200। तो मेरा ड्यूटी क्यों सर? क्योंकि आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन में कहा है नो अदर ड्यूटी एक्सेप्ट बीसीडी, राइट? तो 7,17,200 आया मेरा ड्यूटी पेबल रुपीज में। आई होप आप लोगों को क्लियर है। इस क्वेश्चन में तिकड़म क्या हुआ है आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। व्हाट इज द तिकड़म इन दिस क्वेश्चन? आपका वेयर हाउसिंग पीरियड गॉट ओवर, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कलर हो गया। आपका वेयर हाउसिंग पीरियड जो है, एक गड़बड़ी हुई है इस क्वेश्चन में, कि वो गड़बड़ी कुछ ऐसी है कि आपका जो वेयर हाउसिंग पीरियड है, योर वेयर हाउसिंग पीरियड गॉट ओवर ऑन 20th अप्रैल 2019। 20 अप्रैल का आपका वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म हो चुका है, बराबर है? तो गवर्नमेंट ने तो क्या किया होगा? 20 अप्रैल को ड्यूटी कैलकुलेट करके रख दिया होगा, बराबर है? तो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी वो जो इंटरेस्ट विंटरेस्ट है सब चीज के लिए जो आएगा वो 20 अप्रैल का ही आएगा। तो 20 अप्रैल का रेट कितना है अपना सर? 10% है 20 अप्रैल 2019 का रेट, राइट? तो जो भी मेरा एरिया आएगा इसके ऊपर मैं 10% से बीसीडी चार्ज करूंगा, और ये बीसीडी के ऊपर मैं क्या चार्ज करूंगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी चार्ज करूंगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है, राइट? तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर 10% से चार्ज किया, राइट, और उसके ऊपर मैंने चार्ज किया सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगेन एट द रेट ऑफ 10%। टोटल पेबल कितना है मेरा? 7,17,200, 7,17,200। ठीक है, अब आप अपना वेयर हाउसिंग का पीरियड देखिए, आपने कितने दिन वेयर हाउसिंग में गुड्स रखे हैं वो पीरियड कैलकुलेट कीजिए। 90 दिन का आपको अलाउड है, बराबर है? आप वेयर हाउस में कब गए थे देखिए, आप 14 दिसंबर को वेयर हाउस में गए थे, कब गए थे आप वेयर हाउस में, बराबर है? वो पीरियड आपको दिया है, राइट? और द ऑर्डर परमिटिंग द गुड्स कब मिला आपको? 21 दिसंबर को मिला है, राइट? तो ये आपको 21 दिसंबर का ऑर्डर मिला है, बराबर है? आप 21 दिसंबर को गुड्स वेयर हाउस में रखे आप लोगों ने, और आपने वेयर हाउस में से गुड्स निकाले कब है? 14 मई को, राइट? तो मैं क्या करूंगा, डीले कैसे निकालूंगा? 21 दिसंबर 18 से 14 मई 19 का पीरियड है मेरा, तो दिसंबर के 11, ये ऐसे हम करेंगे,
यहाँ पे कितना आ जाएंगे 145 आ जाएगा, 90 अलाउड है, माइनस करो 90, 55 डेज, तो इंटरेस्ट आएगा 55 डेज का 16,211। आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, यू लुक एट दिस क्वेश्चन वंस अगेन, ताकि अगर कुछ क्वेरी या किंतु परंतु हो तो आप लोगों को क्लियर रहे। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अगर आप लोग देखते हो ध्यान से, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये हुआ है सर कि एक प्रोडक्ट है, राइट, ये एक गुड्स है जो हमने इंपोर्ट करके वेयर हाउस में रख दिया। 21 दिसंबर को सब कांड हो गया, 20 अप्रैल को आई वाज सपोज टू क्लियर दिस गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, तो ड्यूटी किससे लगेंगी, 20 अप्रैल की लगेंगी रेट। 21 दिसंबर को काम हो चुका था, तो इंटरेस्ट जो चार्जिंग चालू होगा वो 21 दिसंबर ऑनवर्ड चालू होगा, तो गवर्नमेंट ने 21 दिसंबर को मुझे दे दिया था सब कुछ इशू करके, पीरियड कैलकुलेशन। तो 21 दिसंबर से मैंने गुड्स रिमूव कब किए, 14 मई को किए, तो ये पीरियड कितना हो रहा है 145, 90 का लॉट है, तो 55 डेज का मुझे क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। इस तरीके से हम लोगों ने वेयर हाउसिंग देखा है, ठीक है। तो आज जो भी हमने सेशन या जो भी हमने लेक्चर्स में देखा आपको ध्यान में रखना है। एक बार अगर क्विकली हम लोग बैक जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इंपोर्ट प्रोसीजर देखा, कॉमन सेंस यूज करना है कि पहले बिल ऑफ एंट्री जाएगा, फिर वैल्यूएशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर आप ड्यूटी पेमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। वेयर हाउस में गया तो वेयर हाउस का बिल ऑफ एंट्री अलग से जाएगा, उसका वैल्यूएशन अलग होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा और फिर आप ड्यूटी पे करके घर पे जाओगे। देन इंटरेस्ट हमने पढ़ा सर, इंटरेस्ट कितना परसेंट पड़ेगा, 15% पर एनम पड़ेगा, फॉर व्हाट पर्पस, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। जो कस्टम ड्यूटी है उसका अगर पेमेंट अगर हम डिले करेंगे तो इंटरेस्ट कितने परसेंट से पड़ेगा, 15% पर एनम, और इसमें हॉलीडेज कंसीडर नहीं करने हैं। तो इससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, 1 किया था, 2 किया था, ठीक है, 3 आपको देखना नहीं है, 3 को इग्नोर करना है आप लोगों को। देन वेयर हाउसिंग के कुछ रूल्स पढ़े थे, राइट, वेयर हाउसिंग के कुछ जनरल फीचर्स पढ़े थे, ये सब हमने वेयर हाउसिंग के फीचर्स पढ़े जनरल, ये यहाँ से आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप लिख पाओ। देन पढ़ा था कि सर वेयर हाउसिंग में EOU या EHTP या STP है, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फुल फॉर्म मैंने आपको ढूंढने के लिए बोले थे, मैंने भी एक रफ आइडिया दे दिया। उनको तो आप कितने भी पीरियड के लिए रखो, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी नॉर्मल एसएससी 90 दिन तक के रख सकता है, 90 दिन तक के कोई इंटरेस्ट नहीं है, 90 दिन के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा जो ड्यूटी पेबल है उसके ऊपर। एक क्वेश्चन किया था हमने जहाँ पे पहले एवी निकाला, फिर एवी पे से हमने ड्यूटी पेबल निकाला, और फिर इसके ऊपर हमने क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला। सेम चीज आपको यहाँ पर भी दी गई है। फिर ये एक और क्वेश्चन किया हमने ना, जो डिस्कस किया आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में तिकड़म क्या थी कि आपका वेयर हाउसिंग पीरियड जो है खत्म हो चुका है 20 अप्रैल 2019 को, तो आपको ड्यूटी पेमेंट का कैलकुलेशन कब कर लेने का है, 20 अप्रैल 2019 को ही करके रख देने का है, क्योंकि गवर्नमेंट भी 20 अप्रैल 2019 को आपका ड्यूटी पेमेंट का कैलकुलेशन करके रखने वाली है, बराबर है। तो हमने क्या किया, 20 अप्रैल के हिसाब से ड्यूटी वगैरह कैलकुलेट कर लिया, फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके, और जो भी डिले विले है वो डिले को लेकर हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया, जो क्या कितना है 16,211। कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछिए। और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़्यादा मोरल आउटरीच नहीं लेने का। मोरल आउटरीच क्यों नहीं लेने का, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ये वो लो हैंगिंग फ्रूट वाला पार्ट है या हाई हैंगिंग फ्रूट वाला पार्ट, जो भी आप समझो कि एक पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, राइट, एक फ्रूट यहाँ लगा है, बाकी बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ पर लगे हैं, ठीक है, और कुछ फ्रूट्स यहाँ पर भी लगे हैं। फर्स्ट यू शुड ट्राई टू टेक दीज फ्रूट्स, देन दीज फ्रूट्स, एंड देन एनर्जी बचे तो इधर जाओ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, तो रिस्क ज़्यादा लेने के बाद में लेकिन रिवॉर्ड उतने नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेरी है, कुछ किंतु परंतु तो आप नोट डाउन करके रखो, हम लोग सॉल्व करेंगे सारे। सो वी एंड हियर, थैंक यू वेरी मच।